हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजर 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे, हमने अभी तक एसिड बेस सॉल्ट और वाटर पढ़ के रखा है। ठीक है, अभी आप यदि फर्स्ट टाइम आए हो अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे तो यही से वीडियो देखो। ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तब आप केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो से आप देख सकते हो। बहुत ही प्यार से हम सब कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं। आपको वो आदमी पढ़ा रहा है यानी मैं, जिसने 4 बार जीएस में 35+ स्कोर किया है, 2 बार एसएससी सीएचएसएल में और 2 बार एसएससी सीजीएल में। और मैंने पूरे लाइफ में 4 ही बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और 4 ही की 4 बार मैंने एग्ज़ाम निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ाता हूँ। मेरा कंटेंट में बहुत दम है, ये मेरे को पता है। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं 101%, ये मेरा आप लोगों को गारंटी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा था, आप इधर उधर घूम रहे थे यूट्यूब पे कि कंटेंट कहाँ से मिले, लेकिन अभी आपके पास कंटेंट है, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे आके पूरा का पूरा जीएस पढ़ लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी टाइम पास नहीं होता, पहली बात। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास, जैसे जो क्लास लाइव चल रही है, फिर सोनू आ रहा है, सोनू बोल रहा है सर मेरा नाम ले लो, फिर टीचर आता है, टीचर सोनू का नाम लेता है, फिर मोनू आता है, मोनू बोलता है सर मेरा भी नाम ले लो। अरे भैया, लेकिन उसमें बाकी लोगों का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड करके आपको क्लास मिलेगी तो आप 2x स्पीड से भी देख सकते हो, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि हमें जीएस में टाइम बचा के जीएस में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और जो बच्चे मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं या ये जो नोट्स है ये जिन बच्चों को चाहिए, और अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिनको और जीएस फास्ट करना है, ऐसा उनको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, वो भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 8668391131, यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा और अपने कमेंट सेक्शन में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे और हम पूरा क्लास में याद रखते पढ़ते हैं, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से क्लास की आपको पीडीएफ रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे मतलब मैं आपसे पढ़ाई भी करके लेता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और लाइक कमेंट भी कर देना। ठीक है, मेटल नॉन मेटल ये चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, यानी धातु एंड अधातु। ठीक है, ये बायलिंगुअल क्लास रहेगी। देखो अभी मेटल्स क्या होते हैं, और ये टॉपिक जो है मेटल नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक मतलब जो मैं बोलूँगा ना, हर एक पॉइंट में, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी भी लाइन में से क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारी चीज़ें मैं तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, 100% आप समझ भी जाओगे, लेकिन उससे अच्छा आपको याद रखना है, क्योंकि इस डायरेक्ट लाइन में से डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम बढ़िया तरीके से मस्त रह के सब कुछ याद करो, और मैं आपको यहाँ पे सब याद करा के दूंगा। ठीक है, तो देखो मेटल एंड नॉन मेटल ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। देखो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो सोडियम का, सोडियम। ठीक है, सोडियम एक मेटल है। ठीक है, जितना यदि आपको समझ रहा है तो इट्स ओके, नहीं समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट आपको क्या याद कराना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है, 11 है। ठीक है, जैसे कि आपको यदि ऑलरेडी पता होगा इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 281 या 1s2 2s2 2p6 और 1s1। ठीक है, जो बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ें 11th 12th में उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, 8 9 10 में, उनको ये पता होगी। नहीं, यदि आपको पता है तो इट्स ओके, ऐसा मत करो ये क्या चल रही है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम ये और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी नई समझ में भी आ गया तब भी इट्स ओके, मैं जस्ट बता दूंगा क्या याद रखना है। ठीक है, यानी देखो जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, देने उसके बाद ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और ये मान लो आपकी थर्ड शेल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट शेल में कितना है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये सोडियम की हम बात करें, सेकंड शेल में आपके 8 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में
1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ये स्टेबल कैसे होगा, यदि आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ये स्टेबल क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने का रीज़न एक ये है कि उसके आउटर शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे तो ये स्टेबल हो जाती। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल हो जाता है, बट उसके बाद सेकेंड शेल, थर्ड शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में तो ये स्टेबल हो जाता था। तो अभी यहाँ पे तो फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब ये उसके आउटर शेल ये बन जाएगी और उसके पास वो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अभी एक चीज़ ये होती है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, पर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये रिमेनिंग यहाँ पे मतलब देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी यहाँ पे 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव चार्ज, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है कोई भी एटम। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वहाँ पे कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा, यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस और 10 नेगेटिव चार्जेस। तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट, क्योंकि 11 पॉजिटिव चार्जेस है और 10 नेगेटिव चार्जेस है, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद, यानी ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, यानी इसीलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि आपको समझ में आ गया होगा देन इट्स ओके, नहीं समझ में आ गया होगा तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल विद्युत धनात्मक है। वैसे ही नॉन मेटल का होता है, वहाँ पे जैसे कि क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन जैसे होता है, क्लोरीन जैसे मान लो उसका क्या है 287 उसका है, ठीक है, यानी उसमें 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 17 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्लोरीन में सेम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में उसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। बहुत ही प्यार से हम पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और जो मैं बोलूँगा बस उतना करना है, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा कि आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बट हमें क्या चाहिए, मैंने पहले ही बताया था आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑफकोर्स एक ये चीज़ है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो कौन सा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो ये यदि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मान लो उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, मैंने रेड कलर मतलब जस्ट दिखाने के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए रेड कलर दिखाया है, बाकी कुछ नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, देन फिर से अंदर जो थे यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज थे, न्यूक्लियस जो है उसमें 17 प्रोटॉन थे, यानी 17 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और जो बाहर जो है यहाँ पे जो बाहर जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, 18 नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है, 18 नेगेटिव चार्ज, यानी एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, यानी ये क्या बन गया, जब इलेक्ट्रॉन इसमें एक ऐड हो गया तब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ अभी, यानी ये चीज़ समझाने के लिए समझ में आ गई होगी, इट्स ओके। नहीं समझ में आ गई होगी तो बस ये 2 लाइन आपको याद रखना है, क्या कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी विद्युत धनात्मक होते हैं और नॉन मेटल विद्युत ऋणात्मक होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। हम बाइलिंगुअल क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैटियन, मेटल्स क्या होती है, कैटियन बनाते हैं, कैटियन यानी जो भी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो कैटियन बनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि और जो भी नॉन मेटल यानी कोई भी एटम, वैसे तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनियन फॉर्म करता है। जैसे कि हमने देखा था पहले कि सोडियम था, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो क्या करेगा, कैटियन फॉर्म करेगा। और अपना जो नॉन मेटल है यानी अपना जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया था और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एनियन फॉर्म करेगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखने, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, कैटियन यानी धनायन होता है और एनियन यानी अनायन होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए हैं मेटल नॉन मेटल के, जैसे Au ये गोल्ड का होता है, ये गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं। Ag यानी अर्जेंटनम यानी ये सिल्वर का होता है। देन ये Gm मर्क्यूरी का होता है। देन ये कॉपर, एल्यूमिनियम, ये एग्जाम्पल है मेटल के। देखो गोल्ड मेटल है, आप लोग को पता होगा, सिल्वर भी मेटल है, ये भी आप लोग को पता होगा। देन मर्क्यूरी भी मेटल है, ये G यानी मर्क्यूरी।
देन कॉपर और देन एल्यूमिनियम। ये एग्जांपल कुछ दिए हैं, इससे भी ज़्यादा मेटल्स मार्केट में होते हैं, बट ये कुछ एग्जांपल हमने मेटल के दे दिए हैं, ठीक है। देन नॉन मेटल कौन कौन से, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल के कि भैया आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर ये सब नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में रॉन्ग नहीं होने वाला, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होने वाला, बस मैंने जैसे बोला वैसे आपको पढ़ना है। 101% इसी में से क्वेश्चन आने वाले। आप जब एग्जाम हॉल में से बाहर आओगे आप बोलोगे अरे सर जीएस का पेपर तो बहुत आसान था, ठीक है। अभी आपके जीएस में पास लेकिन 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जीएस का अपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब आप बोलोगे कि सर यार जीएस तो बहुत आसान है, बस हम पढ़ नहीं रहे थे और हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था। देखो आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, बस टीचर का ये रहा है कि टीचर का गलती रहा है कि उसने आपको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया या उसने आपको अच्छा कंटेंट नहीं दिया। यहाँ पे अच्छे ढंग से भी पढ़ाया जाएगा, अच्छे कंटेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। देखो जो आपके जो मेटल्स होते हैं ये, ठीक है, ये साइड में इधर हम मेटल की बात करेंगे और ये साइड में हम नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं मोस्टली कौन से होते हैं, सॉलिड में होते हैं, मोस्टली सॉलिड, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हिंदी में पारा कहा जाता है और मर्क्यूरी का सिंबल भी याद रखना है आपको Hg, ठीक है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये सारी बातें रूम टेम्परेचर पे हो रही है और रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। देखिए अभी आपके रूम में शायद ज़्यादा टेम्परेचर हो, 30-40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन वेदर कैसा है। ठंडी है तो और कम हो जाता है, गर्मी में और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली लैब में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री को माना जाता है, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे होता है बट वो मेटल है, ठीक है। देन मोस्टली जो नॉन मेटल है वो गैस होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, गैस होते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली गैस होते हैं। बट जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर। मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, कैसे, गैस के फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। बट ब्रोमीन उसमें एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेटल है, ठीक है, ये मेलेबल होता है, यानी ये आघात वर्धनीयता का करता है, आघात वर्धनीयता, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये मेलेबल होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों मेटल मेलेबल होते हैं, मीन्स व्हेन बिटन टर्न्स इनटू शीट फ्रॉम मोस्ट मेलेबल मेटल इज, ठीक है, यानी व्हेन बिटन टर्न्स इनटू शीट फॉर्म, यानी हम उसको यदि मारेंगे, जैसे कोई भी अपने ये ले लिया कोई भी मेटल ले लिया, जैसे मान लो गोल्ड, उसको मार के उसको एक शीट के फॉर्म में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, एक शीट के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। सिल्वर को भी एक शीट के फॉर्म में डाल सकते हैं। देखो कभी कभी मिठाइयाँ जो होती है उनको डेकोरेट करने के लिए सिल्वर की उसके ऊपर शीट लगाई जाती है, देखा होगा आपने, बहुत पतली सी शीट होती है, ठीक है। तो उसको तो अपना सिल्वर जो है वो मेटल है तो वो शीट के फॉर्म में होता है। शीट यानी पतरा ये वर्ड आपको समझ में आता होगा क्या, जो हम छत पे लगाते थे पहले के ज़माने पे, अभी तो सीलिंग आई है अभी नहीं लगाते, लेकिन पतरा पहले होता था ना, तो उस टाइप का हम मतलब शीट उसका बना सकते हैं, ठीक है, प्लेन ऐसा शीट, ठीक है। तो ये मेटल में ही कर सकते हैं क्योंकि मेटल क्या है, मेलेबल है, मेलेबल उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी वजह से हम उसको शीट के फॉर्म में कर सकते हैं। सॉलिड जो सॉलिड रहेगा आपको तो उसको मार के उसको शीट के फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मोस्ट मेलेबल मेटल है, ठीक है, मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, तो आपका आंसर रहना चाहिए वहाँ पे Au यानी गोल्ड। गोल्ड का ही नाम, गोल्ड को ही Au नाम से, Au से सिंबल से डिनोट किया जाता है, Au यानी गोल्ड। देखो ये पहले क्या लैटिन वर्ड्स थे, इसीलिए Au ये लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा से आया है, ठीक है। तो मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है भैया, आपका गोल्ड है, ठीक है। देन और जो तुम्हारे ये जो होते हैं नॉन मेटल वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं ना तो एकदम इजीली ये हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। देन जो तुम्हारे मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल यानी तन्य, डक्टाइल इन नेचर यानी क्या है, मीन्स
टर्न्स इनटू थिन वायर। डक्टाइल यानी थिन वायर में कन्वर्ट होना। जैसे मेलेबल था, उसका एक शीट बनती थी, ऐसा एक शीट बनता था, है ना, शीट मतलब रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एक शीट बना सकते हैं। नॉर्मल ये बात है कि एक शीट बना सकते थे, ठीक है। लेकिन डक्टाइल भी है मेटल, यानी हम उसका एक वायर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे इसको और थिन करके एक वायर बना सकते हैं हम मेटल का, ठीक है। तो यदि मोस्ट डक्टाइल मेटल यदि आपको पूछा जाए तो फिर से आपका आंसर रहेगा Au यानी गोल्ड। गोल्ड ये आपका मोस्ट डक्टाइल है। मोस्ट मेलेबल भी गोल्ड ही था आपका, और मोस्ट डक्टाइल भी गोल्ड ही था। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप लोगों को पता नहीं होता है और आप बोलते कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है। नहीं बेटा, पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है। एक पता है आपको, 1 ग्राम गोल्ड है ना, 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 ग्राम गोल्ड को यदि आप वायर किया जाए, उसको 1 ग्राम गोल्ड को एकदम थिन वायर बनाया जाए ना, तो वो 2 किलोमीटर तक की वायर बन सकती है। इतना वो डक्टाइल होता है, इतना मतलब उसमें 2 किलोमीटर जैसे समझ रहे हो आप। ओनली 1 ग्राम वायर से, ओनली 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक इतनी लंबी चौड़ी आप वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल वो होता है, ठीक है। चलो, जैसे कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मेटल जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है। उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है मेटल के अंदर, तो मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन लेड, ठीक है। लेड यानी उसका सिंबल होता है Pb, ठीक है। लेड ये जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेड जो होता है ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लेड बिल्कुल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्ट लेड। लेड ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका आंसर रहेगा लेड, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। और जैसे कि नॉन मेटल, ये नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक्सेप्शन उसमें भी है, क्योंकि इस केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं और वो एक्सेप्शन हमें याद रखने पड़ते हैं, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है, नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कुचालक होता है विद्युत का, ठीक है। और उसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट याद रखना है आपको कि वो तो नॉन मेटल है, बट वो क्या है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वो विद्युत के कुचालक होते हैं। बट आपका जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल होते हुए भी उसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेटल नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको इसको मैं जैसे बोलूँगा वैसे रिवाइज भी करना है बाद में, ठीक है। अभी मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गई। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, ये चीज़ भी मैंने एग्जाम कर दी थी, अब उसमें और कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आने वाले हैं। जैसे कि ये फायर ऑफ ग्रेवयार्ड व्हाइट फॉस्फोरस को बोला जाता है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आएगा कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कौन सा मेटल है, तो आपका आंसर रहेगा फॉस्फोरस। फायर ऑफ ग्रेवयार्ड मतलब पूछा जाएगा कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड क्या है, तो आपका डायरेक्ट आंसर वहाँ पे रहेगा कि भैया फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरस को फायर ऑफ ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ये आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। और बहुत आसानी से आप कर लोगे। और फायर ऑफ ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, जुगनू में चमक जो है ना वो वाइट फॉस्फोरस की वजह से होती है, ठीक है। ग्रेवयार्ड यानी क्या होता है, जो देखो जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें मतलब जलाया जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में जलाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रात में क्या होता है कि रात में कैसे चमक आती है, क्योंकि हमारे बॉडी में फॉस्फोरस होती है, तो उसकी वजह से वो चमक आने लगती है, ठीक है। और बहुत सारे जो पुराने ज़माने में थे उनको लगता था कि ये आत्मा का कुछ खेल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा साइंस है, बॉडी में फॉस्फोरस होने की वजह से वो चमकता है रात में, तो थोड़ा सा डरावना लगता है लोगों को, क्योंकि, ठीक है। तो यही इसी से ये शब्द आया है कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस था, इसलिए उसको फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहा जाता है, जो क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे मेटल, फिर से नॉन मेटल, ठीक है। तो जैसे यदि आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, यानी उसमें से बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें एकदम बेस्ट, सारे मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, बट सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे हाई फाई इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, तो वो हो रही है सिल्वर से। एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट मेलेबल तो आपका गोल्ड था, लेकिन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, आपका सिल्वर है, ठीक है। और मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर लस्टर्स, ठीक है, मेटल्स आर लस्टर्स,
मेटल कैसे होते हैं, लस्टर्स, लस्टर्स यानी चमकीले होते हैं, या ये भी चीज़ आपको पता है, जैसे गोल्ड चमकता है ना, चमकीले होता है, ठीक है। देन नॉन मेटल्स, ये जो नॉन, यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ये नॉन लस्टर्स यानी उनमें कोई चमक नहीं होती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड ये एक्चुअली नॉन मेटल है, बट वो बहुत शाइनी होते हैं, ठीक है। एंड और आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी बहुत शाइनी होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं नॉन मेटल में, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड ये नॉन मेटल होती है, वही भी शाइनी है, और आयोडीन भी नॉन मेटल होते हैं, वही भी शाइनी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड नॉर्मली कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कोई भी जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल और उसके साथ ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अल्कलाइन, बेसिक नेचर में होते हैं। एसिड बेस सॉल्ट मैंने चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने एसिड बेस सब आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ठीक है। एक्सेप्शन है जैसे एल्यूमिनिया, ये एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड है, ये एक्चुअली बेसिक नहीं है। और जिंकाइड, देखो जिंक है, जिंक मेटल है, और उसका जो ऑक्साइड है ये भी बेसिक नेचर यानी ये अल्कलाइन नहीं होता है, ठीक है। सारे मेटल ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं, बस एल्यूमिना और जिंकाइड ये जो होते हैं, ये दोनों ये अल्कलाइन नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है ना, ये एसिडिक होते हैं, जैसे कि मेटल के ऑक्साइड कैसे थे, अल्कलाइन थे, वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, H2O कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, H2O यानी वाटर। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने वाटर पढ़ाया था कि वाटर जो है ना ये एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता भी होगी कि ये H2O क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलो या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक यानी क्या होता है, वो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी है। वाटर जो एसिडिक भी बेसिक भी, मैंने वाटर चैप्टर में बहुत प्यार से इसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड तो अल्कलाइन होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बस उसकी एल्यूमिना और जिंकाइट ये दो एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, उसके एक्सेप्शन वाटर है, वाटर ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये चीज़ें सारी पढ़ ली, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ ली। अभी हम कल पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे ये होता है मेटल, नॉन मेटल वगैरह, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल भी हम आगे बहुत ही अच्छे से प्यार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, देखो कितना बढ़िया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़, सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम का ये जो सारा, और यदि आप टाइम अपना बचाना चाहते हो तो नोट्स आप हमारे तरफ से यहाँ से ले सकते हो, पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो ये सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी मॉक टेस्ट वगैरह कुछ दिया होगा, या आपने ऑलरेडी SSC का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको देख रहे होंगे कि यार क्वेश्चन तो यही से आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लो ना, क्वेश्चन तो यही से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, ये सब हम अच्छे से पढ़ने वाले, बहुत प्यार से पढ़ने वाले, तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो वीडियो कैसे लगा वो मुझे बताओ, कमेंट करो। और यदि आपको इसका PDF चाहिए और आपको और सब्जेक्ट का कैसे अच्छे से तैयारी करना ये जानकारी चाहिए, तो मेरा WhatsApp नंबर तो आप सभी लोगों के पास है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है, क्या करें क्या नहीं करें, और मैं चाहता हूँ कि उनका कन्फ्यूजन हट जाए, आप लोगों का कन्फ्यूजन हट जाए, ठीक है। फिर पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।